हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल या रीजनिंग में स्वागत है। मैं राम सुंदर। आज मैं बायोलॉजी बताने वाला हूँ, कुछ थ्योरी जिसको आप इस कंसेप्ट को बढ़िया से देखें जो आपको काम आने वाला है। तो यहाँ पर विज्ञान, जो जीव विज्ञान है किसे कहते हैं उसका डेफिनेशन मैंने दिया है, देखिए स्क्रीन पर आ गया है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है जीव विज्ञान कहलाती है। ठीक है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है? तो लैमार्क ने दिया है। जीव विज्ञान का जनक अगर पूछते हैं लोग, जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के शब्द किसने दिया है, जीव विज्ञान शब्द? तो लैमार्क ने दिया है। ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी को बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है बायो, दूसरा है लोगोस। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी बायोलॉजी जो है इसका ये जो दो भागों में विभक्त है ना, सामान्य जीव विज्ञान और अनुप्रयोग जीव विज्ञान। सामान्य बेसिक बायोलॉजी और अप्लाइड बायोलॉजी। तो बेसिक बायोलॉजी के अंतर्गत क्या आते हैं? देखिए, जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी या अनुप्रयोग जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या आते हैं? मेडिकल साइंस आते हैं, एग्रीकल्चरल साइंस, आयुर्वेदिक। ठीक है, ये तीन आते हैं। तो हम याद करेंगे इसको कैसे? देखिए, बेसिक बायोलॉजी के अंतर्गत तीन कौन कौन? जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है। और अनुप्रयोगिक जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या आते हैं? मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चरल हो गया और आयुर्वेदिक। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में देखिए, जूलॉजी के अंतर्गत आल एनिमल्स आते हैं। जूलॉजी के अंतर्गत क्या आते हैं? आल एनिमल्स आते हैं। बॉटनी के अंतर्गत क्या आते हैं? बॉटनी के अंतर्गत जो है, बॉटनी के अंतर्गत क्या आते हैं? तो ये जो है बॉटनी के अंतर्गत आल प्लांट्स आते हैं। ठीक है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या आते हैं? आल सूक्ष्म जीव आते हैं, सभी सूक्ष्म जीव। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जंतु विज्ञान के जनक। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं, है ना। इनकी बुक कौन है? हिस्टोरिका एनिमलियम है। ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफेटस हैं। इनकी बुक कौन है? हिस्टोरिका प्लांटेरम है। और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक हैं। तो इस तरह से जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफेटस और सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पाचन तंत्र। देखिए, पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम। तो पाचन तंत्र में पाचन क्या है? पाचन क्या है? तो भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील बनाने की क्रिया का क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। पाचन क्रिया में भाग लेने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहा जाता है। तो यहाँ पर पाचन तंत्र, देखिए, पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक आहार नाल होता है, एक होता है पाचन ग्रंथि, है ना। आहार नाल, पाचन ग्रंथि। आगे हम लोग देखते हैं आहार नाल, जो कि 22 फीट लंबा होता है ना। आहार नल कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मुख गुहा, है ना, बुकल कैविटी, इस तरह से है। ग्रास नली है, आमाशय पेट, आंत। आंत 2 प्रकार की होती है, बड़ी आंत और छोटी आंत। इस तरह से आहार नाल के अंतर्गत ये जो है 4 आते हैं: मुख गुहा, ग्रास नली, पेट, आमाशय, आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना। पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि के
अंतर्गत ये 3 ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और लीवर, यकृत। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में आइए, फिगर यहाँ पर दिया हुआ है जो यहाँ पर है, देखिए, है ना। एक फिगर बना हुआ है। इस फिगर में देखिए लार ग्रंथि है यहाँ पर, है ना। ये मुख गुहा है, ये श्वास नली है, ये ग्रास नली है, ये यकृत है, ये अमाशय है, ये अग्नाशय ग्रंथि है। ग्रंथि जो पाचन ग्रंथि के अंतर्गत है ना। आहार नाल के अंतर्गत मुख गुहा हो गया, है ना, ग्रास नली इस तरह से हो गया, यकृत। ठीक है। तो हम लोग मुख गुहा का कार्य हम लोग देखेंगे क्या है। मुख गुहा का कार्य भोजन को पीसना, उसमें लार को मिलाना, है ना। भोजन को पीसना और लार को मिलाना क्या कहलाता है, यही इसका कार्य है। इसको बोलस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। भोजन को पीसना और लार में मिलाना ही क्या कहलाता है, बोलस कहलाता है। ठीक है। तो मुख गुहा का कार्य है बोलस। बोलस का अर्थ क्या होता है, भोजन को पीसना और लार में मिलाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पर है अग्नाशय ग्रंथि, बड़ी आंत, छोटी आंत, है ना, मल द्वारा परिसिका है यहाँ पर, है ना। मुख गुहा, देखिए मुख गुहा इसे अग्रमुख कहा जाता है। मुख गुहा को क्या कहा जाता है, अग्रमुख कहा जाता है। मुख गुहा को क्या कहा जाता है, अग्रमुख कहा जाता है ना। मुख गुहा को क्या कहते हैं, अग्रमुख कहते हैं। इसे अग्रमुख कहा जाता है। पाचन क्रिया मुख से ही शुरू होती है। क्वेश्चन आता है कि पाचन क्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो पाचन क्रिया मुख गुहा से शुरू होती है। मुख गुहा कार्बन का पाचन 30% हो जाता है। मुख गुहा में कार्बन का पाचन कितने प्रतिशत हो जाता है, 30% हो जाता है। इसमें स्टार्च को पूरी तरह मल्टोज में बदल दिया जाता है। मुख गुहा का कार्य भोजन को पीसकर चिकना बनाना होता है। मुख गुहा का कार्य क्या है, भोजन को पीसकर चिकना बनाना। पार्ट्स इसके हैं, मुख गुहे के पार्ट्स कौन कौन है, क्या है मुख गुहे के पार्ट्स, देखिए यहाँ पर मुख गुहे के जो पार्ट्स हैं, मुख गुहे के पार्ट्स हैं, मुख गुहे के पार्ट्स हैं, मुख गुहे के पार्ट्स दांत, जीभ, ओठ। दांत, जीभ और ओठ, ये क्या है, मुख गुहा के पार्ट्स हैं। दांत, जीभ, ओठ क्या है, मुख गुहा के पार्ट्स हैं। दांत, जीभ, ओठ क्या है, मुख गुहा के पार्ट्स हैं। तो दांत देखिए क्या है, दांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत किया जाता है दांत का अध्ययन, ओडोंटोलॉजी। जब भी आएगा क्वेश्चन कि दांत का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत। ओडोंटोलॉजी 98%, इसमें जो है दांत में 98% कैल्शियम तथा फास्फेट से बना होता है। दांत जो है 98% कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। दांत के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, देखिए दांत विषमदंती और द्विबारदंती। विषमदंती, द्विबारदंती, है ना। जो विषमदंती का मतलब असमान होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, असमान होते हैं। द्विबारदंती का अर्थ होता है 2 बार आते हैं। द्विबारदंती कितने बार आते हैं, 2 बार आते हैं जीवन में, है ना। मानव शरीर में 20 दांत ऐसे हैं जो 2 बार आते हैं। मानव शरीर में 20 दांत ऐसे हैं जो कितने बार आते हैं, तो 2 बार आते हैं, है ना। तथा 12 दांत ऐसे हैं जो एक ही बार आते हैं। आ जाएगा क्वेश्चन कि मनुष्य के ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, तो 20 दांत ऐसे हैं जो जीवन में 2 बार आते हैं, 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में एक ही बार आते हैं। इस तरह से मनुष्य के पास कुल कितने दांत होते हैं, तो 12 और 20 32 दांत होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट गर्तदंती
गर्दंती क्या है, मसूड़ों में फंसे होते हैं। जो गर्ददंती हो तीसरा प्रकार के, वो क्या होते हैं, मसूड़ों में फंसे होते हैं। मसूड़ों में फंसे होते हैं। गर्ददंती किस में फंसे होते हैं, मसूड़ों में फंसे होते हैं। विषम विषम दंती, विषम दंती ये जो है, इसके अंतर्गत कृंतक, कृंतक ये दो होते हैं। कृंतक कितने होते हैं, दो। सबसे पहले आते हैं कृंतक, क्या करते हैं, सबसे पहले आते हैं भोजन को काटना। कृंतक, कृंतक का क्या काम है, कृंतक जो दांत होते हैं उसका क्या काम है, सबसे पहले आते हैं ये भोजन को काटना। भोजन को क्या करना, काटना। रदनक है ना, कृंतक का समझ गए। कृंतक का कार्य क्या है, भोजन को काटना। सबसे पहले आता है कौन, दांत, कृंतक, और वो क्या करता है, भोजन को काटने का उसका काम क्या है, भोजन को काटना। उसके बाद रदनक, रदनक वन ये भोजन को फाड़ता है, भोजन को क्या करता है, फाड़ता है। अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक ये जो है, अग्रचवर्णक क्या है, भोजन को चबाना। इसमें दो होते हैं, भोजन को चबाना। चवर्णक क्या करता है, भोजन को पीसता है। भोजन को क्या करता है, पीसता। देखिए मनुष्य के मुख ऐसे के दांत होते हैं, पार्ट दो भागों में ऐसे बांट दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर ए दे दिया गया है, ठीक है ना, ठीक है। ए इंश्योर मतलब कृंतक हो गया ये, ठीक है, कृंतक। और ये हो गया जो है रदनक, और ये हो गया है ना अग्रचवर्णक, और ये हो गया चवर्णक। तो सबका काम जान गए लगभग आप, है ना। इस तरह से इस पार्ट में भी वही दांत होते हैं, है ना। इस तरह से सब इधर 8 इधर 8 16, जब 16 नीचे हो गए तो 16 ऊपर होंगे, 32। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 21 23, 21 23 है ना, वही 21 23 है। डेंटल फार्मूला है, दांत का फार्मूला है। 21 23 किसका फार्मूला है, तो दांत वाला फार्मूला है, डेंटल फार्मूला 21 23। 21 02 है ना, 21 02 है। चाइल्ड दूध के दांत होते हैं, है ना। टोटल 20 दांत होते हैं। टोटल कितने दांत होते हैं, 20 दांत। बच्चे के जिसमें अग्रचर्वणक होते, अग्रचर्वणक होते हैं ही नहीं है, और एक चौवड़क नहीं होता है, ठीक है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दांतों की संरचना। दांतों की संरचना, दांतों का स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। दांतों का संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। देखिए इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है फिगर द्वारा बताया गया है, इसको समझिए। ये है कैविटी, है ना, यहाँ पर है भोजन, है ना, और इनेमल, इनेमल, इनेमल का नाम आप सुने होंगे, जो कि इनेमल सबसे, मनुष्य का सबसे कठोर भाग क्या होता है, तो यही है इनेमल, है ना। सबसे कठोर भाग कौन है, इनेमल है। सबसे चमकीला भाग यही होता है, इनेमल, है ना। हमें दिखाई भी देता है इनेमल, ठीक है। डेंटाइल, दांत का मुख्य और सबसे बड़ा भाग क्या होता है, डेंटाइल होता है। डेंटाइन, डेंटाइन दांत का सबसे बड़ा, अब मुख्य और सबसे बड़ा भाग क्या होता है, डेंटाइन। क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है। दांत का सबसे बड़ा, दांत का सबसे बड़ा भाग और मुख्य भाग दांत का क्या कहलाता है, डेंटाइन कहलाता है ना। पल्प, पल्प यह भाग मस्तिष्क से जुड़ा होता है। जो पल्प होता है दांत का, ये किससे जुड़ा होता है, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ये सिरा है ना, ये आधार है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, ये मसूड़े, ये क्या है, मसूड़े हैं, है ना, ये मसूड़े हैं, मसूड़ है, ठीक है। और जो मस्तिष्क से जुड़ा होता है पल्प, ये मस्तिष्क से इस तंत्रिकाएँ पाई जाती हैं, इसमें रक्त का संचार इसी में होता है, यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। कैविटी, दांत में भोजन जमा। कैविटी क्या है, दांत में भोजन जमा, भोजन का ठोस हो जाना, भोजन का ठोस हो जाना, भोजन का ठोस
हो जाना, कैविटी। पल्प डिस्ट्रॉयड, क्षरण गुहा, है ना, क्षरण गुहा, दांत का क्या होता है, क्षरण होता है। क्षरण मतलब क्षय होना, मतलब नष्ट होना, समझ रहे हैं। इस प्रक्रिया को कैविटी कहा जाता है। दांत के क्षरण होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। नोट, कृत्रिम दांत, कौन दांत, कृत्रिम दांत, आर्टिफिशियल टीथ, कृत्रिम दांत, है ना, पोर्सलिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, पोर्सलिन के बने होते हैं। जो कृत्रिम दांत होते हैं वो किसके बने होते हैं, तो पोर्सलिन के बने होते हैं। ठीक है, कृत्रिम दांत किसके बने होते हैं, तो पोर्सलिन के बने होते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये जीभ टंग, औसत इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी सेंटीमीटर की जीभ होती है, तो 10 सेंटीमीटर की होती है। कार्य इसका क्या है, स्वाद का अनुभव। स्वाद का अनुभव कौन कराता है, जीभ कराती है। बोलने में सहायता कौन करता है, जीभ करता है। लार को खाने में मिक्स करने का काम कौन करता है, जीभ करता है। ठीक है, तो लार ये जो है टंग जीभ का कार्य है, क्या करती है, स्वाद का अनुभव, बोलने में सहायता, लार को खाने में मिक्स। ठीक है, ये जीभ का फिगर बनाया गया है यहाँ पर, देखिए जीभ का फिगर है। ये पाइपलाइन यहाँ पर होता है, पाइपिले यहाँ पर है, स्वाद कलिकाएँ होती है, तंत्रिका होते हैं इसमें। ठीक है, माइक्रोविली भी होता है, तंत्रिका मस्तिष्क, है ना, ये है माइक्रोविली, तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ा होता है। ठीक है, मस्तिष्क से, तंत्रिका मस्तिष्क से जुड़ा होता है। स्वाद कलिकाएँ, स्वाद कलिकाएँ महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है। स्वाद कलिकाएँ सबसे ज़्यादा किस में होती है, पुरुष में या महिला में, तो स्वाद कलिकाएँ महिलाओं में सबसे ज़्यादा होती है। स्वाद कलिकाएँ किस में सबसे ज़्यादा होती है, महिलाओं में होती है। टेस्टी स्वाद, है ना, स्वाद कलिकाएँ सबसे ज़्यादा किस में होती हैं, महिलाओं में होती हैं। स्वाद, स्वाद देखिए कितने प्रकार का होता है, लगभग 4 प्रकार का होता है। देखिए, मीठा स्वाद, क्या, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, है ना, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा, स्वाद का प्रकार है। तो देखिए जीभ बना हुआ है, फिगर यहाँ पर, ये जीभ का फिगर है। यहाँ पर जो ये भाग है ये कड़वा का अनुभव कराता है, इधर का जो भाग है ये वाला एक खट्टे का अनुभव कराता है। जो अग्र भाग होता है ये मीठा का भाग, स्वाद मीठा का को अनुभव करता है। जो इस साइड की भाग होता है खट्टा का अनुभव, है ना। जो दाएं बाएं है, देख रहे हैं, जो दाएं बाएं है वो खट्टा का अनुभव कराते हैं। और इसके जो है अग्रभाग मीठ का, उसके जो यहाँ पर होता है मिडिल में, ये जो है नमकीन वाला भाग, नमकीन मतलब नमकीन का अनुभव कराता है। और जो पीछे वाला भाग होता है वो कड़वा का अनुभव कराता है। टेस्ट बल्ब्स, नो टेस्ट, है ना। और जो ये यहाँ पर जो कट चिन्ह देख रहे हैं फिगर, ये कोई टेस्ट नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आते हैं ओट, होठ जिसको लिप्स कहा जाता है इंग्लिश में, होठ। होठ इसका कार्य क्या है, होठ, होठ तथा लार को बाहर नहीं आने देते हैं। होठ क्या करते हैं, लार को बाहर आने नहीं देते हैं। होठ का कार्य क्या है, लिक्विड जूट, यह तथा लार को बाहर आने नहीं देते हैं। यह एकमात्र अंग है जो ऑयली नहीं होता है। ओठ जो है ऑयली नहीं होता है, यही एकमात्र अंग है ओठ जो ऑयली नहीं होता है। आ जाएगा क्वेश्चन कि ऑयली नहीं होता है, वह कौन सा अंग है, तो वह एक है ओठ है। होठ लिक्विड जॉट और लार को बाहर नहीं आने देता है। ठीक है, ओठ का कार्य समझ गए। ओठ क्या करता है, लिक्विड जूट तथा लार को बाहर आने नहीं देता है। कौन आने नहीं देता है, बाहर लिक्विड जोड़ तथा आर को बाहर आने नहीं देता है, वो कौन है, लिक्विड
ओठ का क्या कार्य है? ओठ जो है, ओठ लिक्विड जूड तथा लार को बाहर आने नहीं देते हैं। यह एकमात्र अंग है जो ऑयली नहीं होता है। ग्रास नली, ग्रास नली देखिए, ग्रास नली क्या है? इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रास नली की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। इसका हम लोग कार्य देखेंगे। ग्रास नली का कार्य क्या है? ग्रास नली का कार्य भोजन को गुहा से अमाशय तक ले जाना। भोजन को, ग्रास नली का कार्य क्या है? भोजन को अमाशय है ना, मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो ग्रास नली करती है। ग्रास नली क्या करती है? भोजन को मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने की कार्य करती है। मुख गुहा से अमाशय तक ले जाने की कार्य कौन करती है? ग्रास नली, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। नोट में देखते हैं, ग्रास नली में कृमांकुचन गति होती है। ग्रास नली में कृमांकुचन गति होती है। कृमांकुचन गति किस में होती है? तो ग्रास नली में होती है। भोजन के अनुसार ग्रास नली द्वारा अपना आकार व्यवस्थित करना ही कृमांकुचन गति कहलाता है। देखिए यहाँ पर भोजन है, ये है कृमांकुचन गति है। देखिए भोजन है, प्रेशर बनाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आता है, ठीक है। और इसी गति को क्या कहते हैं? कृमांकुचन गति। एपिग्लास्टिक, एपिग्लास्टिक खाना खाते समय श्वसन नली को तथा सांस लेते समय ग्रास नली को बंद करने का कार्य करता है। एपिग्लास्टिक क्या है? एपिग्लास्टिक क्या है? व्हाट इज एपिग्लास्टिक? एपिग्लास्टिक क्या है? तो एपिग्लास्टिक देखिए, खाना खाते समय श्वास नली को, जब खाना खाएंगे तो जो श्वास नली है उसको सांस लेते समय ग्रास नली को बंद करने का कार्य करता है। कौन? एपिग्लास्टिक। एपिग्लास्टिक का कार्य क्या है? भोजन करते समय श्वास नली को बंद करना और सांस लेते समय ग्रास नली को बंद करना। किसका कार्य है? एपिग्लास्टिक, जिसे ऑक्सीजन ग्रास नली में तथा भोजन श्वास नली में नहीं जा सके। मुख गुहा में ऑक्सीजन तथा भोजन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। मुख गुहा में ऑक्सीजन तथा भोजन है ना, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। जो मुख गुहा है उसमें ऑक्सीजन तथा भोजन एक दूसरे को क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं। तो एपिग्लोस्टिक का कार्य हम लोग समझ गए। वो क्या करता है? एपिग्लोस्टिस क्या करता है? एपिग्लोस्टिस यही करता है कि खाना खाते समय श्वास नली को तथा सांस लेते समय ग्रास नली को बंद करने का कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन ग्रास नली में तथा भोजन श्वास नली में नहीं जा सके, ठीक है। और मुख गुहा में ऑक्सीजन तथा भोजन दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, ठीक है। आमाशय, आमाशय स्टोमच, इसका आकार जे के आकार का होता है, कैपिटल जे शेप के आकार का होता है। जो आमाशय होता है किस आकार का होता है? कैपिटल जे के आकार का होता है। इसका रंग क्या होता है? तो लाल रंग का होता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है कार्डिया, दूसरा है फंडस, तीसरा है पाइलोरिक। 3 प्रकार के आमाशय, वो 3 प्रकार के भाग हैं। आमाशय के कितने भाग हैं? तो 3 प्रकार के भाग हैं। पहला है कार्डिया, दूसरा है फंडस, तीसरा है फाइलोरिक। पहला है कार्डिया, दूसरा है फंडस, तीसरा है पाइलोरिक, ठीक है। ग्रास नली, ग्रास नली एक कार्डिया, एक फंडस, एक पाइलोरिक है। एक यहाँ पर ग्रहणी, ठीक है। पायरोलिक, पायरोलिक से क्या निकलता है?
पैरोली को ही क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, जठर ग्रंथि, जठर रस, है ना। पैरोली से क्या होता है, जठर रस, ठीक है। ऑक्सीटिक सेल होता है। HCl बैक्टीरिया को ख़त्म करना, इसका कारण एच है ना, जठर ग्रंथि बैक्टीरिया को क्या करता है, ख़त्म करता है। भोजन को अम्ल बनाना, भोजन को अम्लीय बनाना, भोजन को कैसा बनाना, अम्लीय बनाना। बैक्टीरिया को ख़त्म करना, भोजन को सड़ने से बचाना। HCl है ना, HCl यही है, बैक्टीरिया को ख़त्म करना, भोजन को अम्लीय बनाना और भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है Cl, ठीक है। नोट, आमाशय पेट नोट में है, देख लीजिए। आमाशय पेट में भोजन सिर्फ 4 घंटों तक रहता है। आमाशय में भोजन कितने घंटों तक रहता है, केवल और केवल 4 घंटों तक रहता है ना। आमाशय को ही क्या कहा जाता है, पेट कहा जाता है। उसमें भोजन कितने घंटे तक रहता है, तो 4 घंटे तक रहता है। कितने घंटे तक रहता है भोजन, 4 घंटे तक रहता है। ऑक्सीटोसिनिक सेल का कार्य है ना, HCl उत्पन्न करना, और ये क्या करता है, बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, भोजन को अम्लीय बनाता है और भोजन को सड़ने से बचाता है, भोजन को सड़ने से बचाता है। जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम देखिए है, पहला है पेप्सिन, दूसरा है रेनिन और तीसरा है म्यूसिन। जठर रस में पाए जाने वाले एंजाइम तीन प्रकार के हैं। पहला है पेप्सिन, पहला का नाम है पेप्सिन, दूसरे का नाम है रेनिन है ना, तीसरे का नाम है म्यूसिन। तो पेप्सिन का कार्य क्या है, यह प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। जो पेप्सिन है, जठर रस में जो पेप्सिन पाए जाते हैं वो यह प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। रेनिन यह दूध को दही में बदलने का कार्य करता है। रेनिन का काम क्या है, रेनिन एंजाइम का, वो दूध को दही में बदलने का काम करता है। म्यूसिन का काम क्या है, यह HCl के प्रभाव को कम करता है। म्यूसिन का कार्य क्या है, HCl के प्रभाव को कम करना है। ग्रासनली म्यूकस यहाँ पर है, यह आमाशय के अंदर एक परत बना देता है। म्यूकस ये आमाशय के अंदर एक परत बना देता है। HCl ये बैक्टीरिया एंड एसिडिक जूट है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, HCl बैक्टीरिया एसिड जूट और पेप्सिन रेनिन है ना, बोथ आर एंजाइम्स है ना, दोनों एंजाइम्स है, पेप्स और रेनिन, ठीक है। इस प्रक्रिया के बाद भोजन हाफ लिक्विड स्टेज में आ जाता है। इस क्रिया के बाद जो है भोजन किस में आ जाता है, हाफ लिक्विड स्टेज में आ जाता है। भोजन की लुगदी बन जाती है। इस लुगदी को कायम कहा जाता है। इस लुगदी को क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। यहाँ पर एक ग्रहणी है, आमाशय का फिगर है ना, यहाँ पर क्या है, ग्रहणी है, ठीक है, और कायमी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे देखिए अमीनो अम्ल, मनुष्य शरीर में कितने अमीनो अम्ल की संख्या होती है, तो 20 अमीनो अम्ल होते हैं। पूर्णतः पाचन, जो पाचन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, है ना। एंजाइम रस, पेप्टोन 1 प्रोटीन्स, पेप्टोन 1 प्रोटीन्स है ना। पेप्सिन ये क्या है, जठर रस है, आंशिक पाचन है। आंत इंटेस्टाइन, आंत कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आंत कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। आंत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है आंत 2 प्रकार के, एक होती है छोटी आंत, इसकी लंबाई क्या है, 6 से 6.9 मीटर तक होती है। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, 6 से 6.9 मीटर होती है। कार्य पूर्णतः, इसका कार्य क्या है, छोटी आंत का पूर्णतः पाचन करना, अवशोषण करना,
पूर्णतः पाचन करना, अवशोषण करना। छोटी आंत की लंबाई 6 से 6.9 मीटर तक होती है। छोटी आंत में विलाई है ना, छोटी आंत में विलाई पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? विलाई पाए जाते हैं, जो छोटी आंत को surface एरिया प्रोवाइड कराती है ना। कोलोन, ये है ग्रहणी, यहाँ पर जैजुनम ये होता है ना, ये इलियम है। ठीक है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है। ग्रहणी, ग्रहणी ग्रहणी अपर पार्ट है ना, इसमें कोई पाचन नहीं होती है। इसमें कोई पाचन नहीं होते। ग्रहणी जो है अपर मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है, उसमें कोई नहीं होता है क्रिया। यह अमाशय से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? अमाशय से जुड़ा होता है ना। किससे जुड़ा होता है? अमाशय से जुड़ा होता है। जैजुनम मिडिल पार्ट होता है। इससे सख्त रक्त का संचार होता है। इसमें रक्त का संचार, जैजुनम में क्या होता है? रक्त का संचार होता है। इलियम लोअर पार्ट होता है, बड़ी आंत से जुड़ा होता है। इसमें ज़्यादा पाचन होता है। इसमें ज़्यादा पाचन होता है। इसमें क्या होता है? ज़्यादा पाचन होता है। इलियम। बड़ी आंत है ना, बड़ी आंत से जुड़ा होता है जो इलियम, उसमें सबसे ज़्यादा पाचन होता है, जो कि छोटी आंत है ना। बड़ी आंत की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर अर्थात 1.5 मीटर है ना। 1.5 मीटर लंबाई होती है बड़ी आंत की। छोटी आंत की कितनी होती है? 6 से 6.9 मीटर चौड़ाई प्लस में रहता है। ठीक है, इससे ज़्यादा। कार्य पूर्णतः अवशोषण करना। कार्य पूर्णतः, इसका बड़ी आंत में क्या है? पूर्णतः अवशोषण करना, पानी का अवशोषण करना है ना। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। बड़ी आंत के भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। छोटी में भी 3 देखे, बड़ी में भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला है सिकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है मलाशय। पहला है सिकम, दूसरा है कोलोन, तीसरा है मलाशय। तो बड़ी आंत के भाग हैं 3। क्या है? सिकम, कोलोन, मलाशय। छोटी आंत से जुड़ा होता है। जो सिकम है किससे जुड़ा होता है? छोटी आंत से जुड़ा होता है। ई कोलाई विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। जो ई कोलाई होते हैं किसके संश्लेषण करते हैं? तो विटामिन के का संश्लेषण करते हैं। ठीक है। और इसके बाद मलाशय है, बड़ी आंत के अंतर्गत आता है। ठीक है। लार ग्रंथि, ये है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि मुख गुहा में पाई जाती है। लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? तो मुख गुहा में पाई जाती है। लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है ना। लार ग्रंथि किस में पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। इसमें इनसे लार निकलता है। लार ग्रंथि से क्या निकलता है? लार निकलता है। लार ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है। लार का पीएच मान 6.8 होता है। कितना होता है? 6.8 अर्थात अम्लीय होता है। लार क्या होता है? अम्लीय होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 होता है तथा 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलती है। जो लार है प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में कितना बनती? 1.5 लीटर बनती है। कितना निकलती है लार? 1.5 लीटर प्रतिदिन है ना निकलती है, बनती है। इसका पीएच मान कितना है? 6.8 है तथा 1.5 लीटर प्रतिदिन निकलती है। लार 99 गुड़ वाटर प्लस 1% एंजाइम है ना मिलकर बने हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। एंजाइम ए टाइलिन
टाइलिन इसका कार्य भोजन को चिकना बनाना तथा स्टार्च का पाचन करना है। टाइलिन का कार्य क्या है? इसका कार्य है भोजन को चिकना बनाना तथा स्टार्च का पाचन करना। टाइलिन का कार्य है इसका कार्य क्या है? टाइलिन का भोजन को चिकना बनाना तथा स्टार्च का पाचन करना। लाइसोजाइम का क्या कार्य है? बैक्टीरिया को खत्म करना। लाइसोजाइम का क्या कार्य है? बैक्टीरिया को खत्म करना। टाइलिन का कार्य है? इसका कार्य है भोजन को चिकना बनाना तथा स्टार्च का पाचन करना है। अग्नाशय ये हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? हमारे शरीर की अग्नाशय है। अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका है बाह्य सत्रावी और अंतःसत्रावी। बाह्य सत्रावी इसके अंतर्गत क्या आते हैं? बाह्य सत्रावी, अंतःसत्रावी, है ना। अग्नाशय रस एंजाइम, बाह्य सत्रावी एंजाइम अग्नाशय रस, और अंतःसत्रावी हार्मोन, है ना। लिंगरहिस की द्वीपिकाएँ होती हैं, अंतःसत्रावी के अंतर्गत आती है। अल्फा सेल और बीटा सेल अंतःसत्रावी के अंग हैं। ग्लूकेगोन हार्मोन अल्फा सेल द्वारा निकलते हैं, और बीटा सेल इंसुलिन हार्मोन। अल्फा सेल ग्लूकेगोन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन बीटा सेल होते हैं इसके। ग्लूकागोन हार्मोन क्या है? ग्लूकागोन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लूकोज में तोड़ता है। ग्लाइकोजन को, किसको? ग्लाइकोजन को, है ना। ग्लाइकोगोन हार्मोन क्या करता है? वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है। इसी ग्लूकोज की सप्लाई बॉडी में कर दी जाती है। इसकी सप्लाई जो है बॉडी में कर दी जाती है। देखिए, ग्लूकागोन हार्मोन ये क्या है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ता है, और इसकी सप्लाई जो है, ग्लूकोज की सप्लाई बॉडी में कर दी जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंसुलिन हार्मोन। ग्लाइकोजन ग्लूको हार्मोन देख लिए, ग्लाइकोजन हार्मोन, है ना। अब इंसुलिन हार्मोन, इसकी खोज बैंटिंग नामक वैज्ञानिक ने की है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? बैंटिंग नामक वैज्ञानिक ने की है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? बैंटिंग नामक वैज्ञानिक ने की है। जबकि सेंगर नामक वैज्ञानिक ने इसके मोलिकुलर स्ट्रक्चर की खोज की थी। देखिए, इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने की है। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? बेंटिंग नामक वैज्ञानिक ने की है। जबकि इसकी स्ट्रक्चर की खोज, इसकी तो खोज की है किसने? बेंटिंग ने, है ना। लेकिन इसके स्ट्रक्चर की खोज किसने की है? तो सेंगर नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो ध्यान देने की बात है, अगर खोज कहेगा इसकी खोज किसने की है तो बेंटिंग ने की है, लेकिन इंसुलिन के स्ट्रक्चर की खोज किसने की है तो यहाँ पर सेंगर। क्लियर? यह अमीनो अम्ल का बना होता है। जो इंसुलिन है वो किसका बना होता है? अमीनो अम्ल का बना होता है। ग्लूकोज, इंसुलिन, ग्लाइकोजन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये ग्लूकोजन स्टार्ट इन लीवर, यकृत, स्टोर इन लीवर। ये जो ग्लूकोजन है कहाँ स्टोर होता है? तो लीवर में, यकृत में स्टोर होता है। ग्लूकोज डायरेक्ट यकृत में
स्टोर नहीं हो सकता है। ग्लूकोज डायरेक्ट यकृत में स्टोर नहीं हो सकता है। स्टोर तो होता है बट डायरेक्ट नहीं होता है ना। इफ इंसुलिन ग्लूकोज इन यूरिन किस में बदलता है? यूरिन। ग्लूकोज इन यूरिन में बदलता है फिर डायबिटीज होता है। इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। कौन? इंसुलिन जो हार्मोन है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है तथा यकृत इसका संग्रह कर लेता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने पर हमारे शरीर में यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? बढ़ जाती है, जिससे शुगर की बीमारी हो जाती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी अगर हो जाती है तो हमारे शरीर में ग्लूकोज मात्रा बढ़ जाती है यूरिन, जिससे शुगर की बीमारी हो जाती है। अग्नाशय रस पैंक्रियाटिक जूस। देखिए अग्नाशय रस का जो पीएच वैल्यू होता है, पीएच जो मान होता है वह है 7.6 से 8.3 होता है। पीएच मान कितना होता है अग्नाशय रस का? 7.6 से 8.3 होता है, अर्थात यह क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है अग्नाशय रस। प्रकृति इसकी क्षारीय होती है, देखिए क्षारीय होती है तथा यह 1 लीटर प्रतिदिन निकलता है। अग्नाशय रस प्रतिदिन कितना निकलता है? 1 लीटर निकलता है। अग्नाशय रस प्रतिदिन कितना निकलता है? 1 लीटर निकलता है। अग्नाशय रस का पीएच वैल्यू 7.6 से 8.3 होता है। 7.6 से 8.3 होता है। प्रकृति इसकी क्या होती है? क्षारीय होती है तथा यह 1 लीटर प्रतिदिन निकलता है। एंजाइम देखिए एमाइलेज लाइफेज ट्रिप्सिन, ये क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। एमाइलेज का कार्य क्या है? एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज जो एंजाइम है किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम। लाइफेज क्या करता है? फैटी एसिड का पाचन करता है। अम्लीय वसा का पाचन कौन करता है? लाइफेज करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइफेज क्या करता है? वसा फैटी एसिड का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? एंजाइम ट्रिप्सिन पेप्टोन एमिनो एसिड, पेप्टोन को किस में बदल देता है? एमिनो एसिड में बदल देता है और प्रोटीन्स का पाचन करता है। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। लाइफेज क्या करता है? वसा का पाचन करता है, वसा फैटी एसिड। और एमाइलेज का कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। अग्नाशय रस को पूर्णतः पाचक रस भी कहा जाता है। अग्नाशय रस को क्या कहते हैं? पूर्णतः पाचक रस भी कहा जाता है। यकृत या जिगर या लीवर, इसका 3 नाम दिया गया है। यकृत, लीवर या जिगर, ठीक है। यकृत, लीवर या जिगर। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। यह हमारे शरीर का सबसे भारी अंग भी है। इसका वजन 1.5 kg होता है। इसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। यकृत का वजन कितना होता है? 1.5 kg, ठीक है। कार्य इसका क्या है? टॉक्सिन रिमूवर्स, जहरीले पदार्थ को हटाना। यकृत का कार्य क्या है? जहरीले पदार्थ को हटाना। यह अमोनिया को यूरिया में बदलता है। यह यकृत क्या करता है? अमोनिया को
यूरिया में बदलता है। NH3 ये अमोनिया है, NH2 CONH2 ये यूरिया है। तो जो यकृत है वो अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है। किसको? अमोनिया को। ठीक है। दूसरा हेपेरिन, हेपेरिन का उत्पादन करना। यकृत क्या करता है? हेपेरिन का उत्पादन। हेपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हेपेरिन क्या का कार्य क्या है? रक्त को शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत करता है। 75% कोलेस्ट्रॉल यकृत लीवर प्रोडक्ट करता है, बनाता है। 75% कौन करता है? कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन, प्रोडक्ट उत्पन्न करता है तो लीवर। 25% कोलेस्ट्रॉल भोजन से प्राप्त होता है। मतलब 75% जो कोलेस्ट्रॉल है लीवर उत्पन्न करता है और 25% जो कोलेस्ट्रॉल है वो भोजन से आता है। 75% कौन उत्पन्न करता है? तो लीवर। 25% कौन कहाँ से आता है? तो भोजन से। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, लिंग हार्मोन का निर्माण, लिंग हार्मोन का निर्माण, कोलेस्ट्रॉल लिंग हार्मोन का निर्माण। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल पहला है लिंग हार्मोन का निर्माण, है ना। पहला क्या है? लिंग हार्मोन का निर्माण। दूसरा क्या है? रक्त का संचार करना। लिंग हार्मोन का निर्माण, फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का क्या है? ये क्या करता है? लिंग हार्मोन का निर्माण कौन करता है? लिंग हार्मोन का निर्माण, फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, है ना। लिंग हार्मोन का निर्माण करना, है ना। लिंग हार्मोन का क्या करना? निर्माण करना। रक्त का संचार करना। लिंग हार्मोन का निर्माण, रक्त का संचार। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल, फैट, कोलेस्ट्रॉल नोट फैट कोलेस्ट्रॉल, फैट। यदि वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। यदि वसा की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाए भोजन में तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल कोरोन धमनी में जम जाता है तथा हार्ट अटैक होने का कारण बनता है। हार्ट अटैक होने का क्या बनता है? कारण बनता है। पित्तरस बाइल जूस का निर्माण करता है। बाइल जूस का निर्माण करता है। पित्तरस क्या करता है? पित्तरस बाइल जूस का निर्माण करना भी किसका काम है? तो यकृत का काम है। पित्तरस का निर्माण करना। पीएच मान 7.9 से 8.6 होता है। यह भी पित्तरस भी क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्तरस भी क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्तरस भी क्या होता है? क्षारीय होता है। पित्तरस बाइल जूस का निर्माण करना, है ना। इसका पीएच मान बाइल जूस का कितना होता है? 7.9 से 8.6 होता है। क्षारीय होता है। 600 से 700 मिली प्रतिदिन निकलता है। 600 से 700 मिली प्रतिदिन निकलता है। 600 से 700 मिली क्या होता है? प्रतिदिन निकलता है। यकृत इसका उत्पादन करता है। यकृत इसका उत्पादन करता है। पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्तरस में कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्तरस में क्या होता है? कोई एंजाइम नहीं होता। इसमें लवण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? लवण पाए जाते हैं। लवण दो प्रकार के होते हैं, ग्लूकोकोलेट और टेरोकोलेट। लवण दो प्रकार के, ग्लूकोकोलेट और टेरोकोलेट, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। पित्तरस के कार्य, पित्तरस के कार्य अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना पित्तरस का क्या कार्य है? अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना, एंजाइम को सक्रिय करना,
इमल्सीकरण करना, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। तो पित्त-रस का कार्य क्या है? अम्लीय भोजन को क्षारीय भोजन में बदलना। पित्त-रस क्या करता है? अम्लीय भोजन को किस में बदलता है? क्षारीय भोजन में बदलता है। एंजाइम को सक्रिय करता है। इमल्सीकरण, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। पित्त-रस का रंग जो है येलो और से ग्रीन, येलो ग्रीन होता है। पित्त-रस का रंग कैसा होता है? येलो ग्रीन होता है। येलो से ग्रीन, येलो बिलीरुबिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ग्रीन बिलीवर्डिन, पिलिया, यही है ना। येलो ग्रीन पित्त-रस, येलो बिलीरुबिन पिलिया का निशान है। ग्रीन बिलीरुबिन अगर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? पिलिया हो जाएगा। पित्ताशय, इसमें पित्त-रस इकट्ठा होता है। पित्त-रस कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। पित्त-रस कहाँ इकट्ठा होता है? पित्ताशय में इकट्ठा होता है। कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, पित्ताशय की पथरी, है ना। कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम मिलकर क्या पित्ताशय की पथरी का निर्माण कर देते हैं। क्या निर्माण करते हैं? पित्ताशय की में पथरी, है ना। कोलेस्ट्रॉल तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर पित्ताशय की पथरी बन जाती है। पित्ताशय की पथरी बन जाती है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर पित्ताशय की क्या होती है? पथरी बन जाती है। देखिए पित्ताशय का फिगर यहाँ पर दिया हुआ है ना, और ये यकृत है, ये पित्ताशय यहाँ पर बन जाता है। पथरी को निकालने की क्रिया, लिथोट्रिप्सिन पथरी को अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ना, है ना। लिथोट्रिप्सिन क्रिया द्वारा पथरी को अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ा जाता है। अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ा जाता है। पथरी को किसके द्वारा तोड़ा जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ा जाता है। पथरी को निकालने की क्रिया लिथोट्रिप्सिन है। ये इस क्रिया द्वारा क्या किया जाता है? लिथोट्रिप्सिन में पथरी को अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ा जाता है। कोलेसिस्टेक्टोमी, ये पथरी का आकार बड़ा होने पर पित्ताशय को काटकर अलग किया जाता है। कोलेसिस्टेक्टोमी में पथरी का आकार बड़ा होने पर पित्ताशय को काटकर अलग कर दिया जाता है। पित्ताशय को काटने पर सिर्फ पाचन क्रिया में परेशानी होती है। पित्ताशय को काटने पर सिर्फ पाचन क्रिया में परेशानी होती है। हेपेटिक पोर्टल शिरा तंत्र, इसका जो स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, क्रिया यहाँ पर फेफड़ा है, हार्ट है, फेफड़ा, हार्ट, हेपेटिक शिरा, अशुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त, इसमें शुद्ध रक्त बहता है। हेपेटिक शिरा, हेपेटिक जो शिरा है, शिरा मतलब सिर की तरफ जो आता है, हृदय की तरफ जो रक्त आता है लीवर से, वो क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है। और जो हार्ट से लीवर की तरफ जाता है हेपेटिक धमनी द्वारा, उसमें शुद्ध रक्त बहता है। तो हेपेटिक शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, हेपेटिक धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। पोर्टल शिरा, ये पोर्टल शिरा है, ये बड़ी आंत है, ये छोटी आंत है। अवशोषित पोषक पदार्थ, ये अवशोषित पोषक पदार्थ यहाँ पर अवशोषित होता है पोषक पदार्थ, है ना। ये छोटी आंत है। नोट, शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त, शिरा में हमेशा कैसा बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है, और धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है।
मस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए, सीरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, जो सिर की तरफ, नीचे से सिर की तरफ जाता है अशुद्ध रक्त, है ना, और जब शरीर से नीचे की तरफ आएगा तो शुद्ध रक्त बहेगा। याद करने का तरीका है। प्रोसेस, हेपेटिक धमनियों हृदय में शुद्ध रक्त को यकृत के पास लेकर जाती है। हेपेटिक धमनियाँ, हेपेटिक जो धमनियाँ हैं वो हृदय से शुद्ध रक्त लेकर यकृत के पास जाती हैं। हेपेटिक धमनियाँ का कार्य है, शुद्ध रक्त को लेकर हृदय से यकृत की तरफ जाती हैं शुद्ध रक्त, हेपेटिक धमनियाँ। हेपेटिक सीरा, सीरा यकृत से अशुद्ध रक्त को लेकर हृदय के पास ले जाती है। हेपेटिक सीरा, हेपेटिक सीरा यकृत से शुद्ध रक्त को, हेपेटिक सीरा यकृत से अशुद्ध रक्त को, हेपेटिक सीरा जो है यकृत से अशुद्ध रक्त को हृदय के पास लेकर जाती है। आंत तथा आमाशय द्वारा अवशोषित पोषक पदार्थों को पोर्टल सीरा यकृत के पास लेकर जाता है। यकृत इन पोषक पदार्थों को हेपेटिक सीरा के द्वारा हृदय के पास पहुंचा देता है। यकृत इन पोषक पदार्थों को हेपेटिक सीरा के द्वारा हृदय के पास पहुंचा देता है। छोटी आंत, पोर्टल सीरा, छोटी आंत, पोर्टल सीरा, यकृत, हेपेटिक सीरा, हृदय, फुफ्फुस, धमनियाँ, फेफड़े, इस तरह से ये जो है डायग्राम बना हुआ है। मिक्स इन ब्लड, इसके बाद मिक्स इन ब्लड। पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण किए हुए भोजन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के कार्यों का संचालन करने के लिए किया जाता है। पोषण क्या है? पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें ग्रहण किए हुए भोजन का प्रयोग ऊर्जा के रूप में शरीर के कार्यों का संचालन करने के लिए किया जाता है। वे पदार्थ जिनका प्रयोग पोषण में किया जाता है पोषक पदार्थ कहलाते हैं। पोषक पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिसका प्रयोग पोषण में किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? पोषक पदार्थ कहलाते हैं। जिससे यहाँ बॉडी है, ऑर्गन, एनर्जी, सब्सटेंस, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। देखिए न्यूट्रिशंस है यहाँ पर, डेवलप्ड कंट्री, न्यूट्रिश, मोटापा ना, डेवलपिंग कंट्री, पोषित भोजन, हिडन हंगर और हिडन हंगर, एक्स दिल्ली। न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ, है ना। देखिए पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक, अकार्बनिक। ये है कार्बनिक, एक है अकार्बनिक। कार्बनिक पदार्थ, पोषक पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो चार प्रकार के, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। कार्बनिक कितने प्रकार के होते हैं? तो चार, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कार्बन है ना, फैट, प्रोटीन्स और विटामिन्स। अकार्बनिक में क्या होता है? मिनरल्स, लवण होते हैं, वाटर या पानी। ठीक है, तो पोषक पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक। कार्बनिक कितने प्रकार के? तो चार प्रकार के। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स। और अकार्बनिक में क्या आते हैं? मिनरल्स, लवण या वाटर, पानी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। एग्रीकल्चरल शुगर, एग्रीकल्चरल शुगर यह क्या है? सेक्रीन, सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ,
सेकरीन। सबसे एग्रीकल्चरल शुगर क्या है? सेकरीन है। एग्रीकल्चरल शुगर क्या है? एग्रीकल्चरल शुगर क्या है? सेकरीन है। सेकरीन क्या है? एग्रीकल्चरल शुगर है। सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ कौन है? तो सेकरीन है। सबसे मीठा कृत्रिम पदार्थ कौन है? सेकरीन है। सबसे मीठा शुगर पदार्थ कौन है? तो सेकरीन है। कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं? कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलने से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर क्या बना होता है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:2:1 अनुपात 1:2:1 होता है। कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात में होते हैं कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर की 50 से 80% ऊर्जा कार्बन से मिलती है। कार्बन से मिलती है। 1 ग्राम कार्बन 4.2 कैलोरीज। 1 ग्राम कार्बन कितना होता है कैलोरी ऊर्जा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा होती है। 350 से 400 ग्राम कार्बन प्रतिदिन हम लेते हैं। 350 से 400 ग्राम कार्बन हम लोग क्या करते हैं? प्रतिदिन लेते हैं। कितना? 350 से 400 ग्राम प्रतिदिन हम लोग लेते हैं। फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है? यह तुरंत ऊर्जा देता है। यह क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है ना। कार्बोहाइड्रेट लेने से तुरंत ऊर्जा मिलता है। जैसे सबसे ज़्यादा जैसे कि केला खाने से, या आलू में भी कार्बोहाइड्रेट है ना, या चीनी का रस पीते हैं उसमें से भी प्राप्त कर लेते हैं, तो तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो फंक्शन इसका क्या है? यह तुरंत ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। यह कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है। कौन बढ़ाता है कार्य करने की क्षमता को? तो कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ाता है। टाइप्स ऑफ कार्बन कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ कार्बन। यहाँ पर देखिए कितने प्रकार के हैं टाइप्स ऑफ कार्बन। इसके प्रकार मोनोसेक्लाइड, डाई एलिगोसेक्लाइड और पॉलीसेक्लाइड, अर्थात 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, है ना। तो मोनोसेक्लाइड में आते हैं ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, ये 3 हैं। 3 मोनोसेक्राइड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, ग्लैक्टोज, है ना। डाई एलिगोसेक्राइड कितने प्रकार के होते हैं? तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, अमल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज और मल्टोज। पॉलीसेक्राइड कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्च या इसी को दिमंड कहा जाता है, ठीक है, और सेलुलोज, है ना। पॉलीसेक्राइड 2 प्रकार के होते हैं। पॉलीसेक्राइड कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, स्टार्च या मंड कहिए या सेलुलोज कहिए। और मोनोसेक्राइड 3 प्रकार के, कौन कौन? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, याद हो रहा है। सुक्रोज कितने प्रकार, डाई एलिगोसेक्राइड कितने प्रकार के होते हैं? सेक्राइड ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज और मल्टोज। और पॉलीसेक्राइड 3 प्रकार के, मंड और सेलुलोज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज यह तुरंत ऊर्जा देता है। इस ग्लूकोज का क्या कार्य है? यह तुरंत ऊर्जा देता है। यह शहद तथा फलों में पाया जाता है। यह रक्त में भी पाया जाता है। ग्लूकोज यह तुरंत ऊर्जा देता है। यह शहद तथा फलों में पाया जाता है। यह रक्त में भी पाया जाता है।
फ्रुक्टोज देखते हैं इसका क्या कार्य है। यह सुक्रोज के पाचन में से प्राप्त होता है, सुक्रोज के पाचन से प्राप्त होता है। फ्रुक्टोज किसके पाचन से प्राप्त होता है? तो सुक्रोज के पाचन से प्राप्त होता है। यह सबसे मीठा होता है। यह फलों तथा गन्ना में पाया जाता है। फ्रुक्टोज किस में पाया जाता है? यह फलों या गन्ना में पाया जाता है। यह सबसे मीठा होता है। यह फलों तथा गन्ना में पाया जाता है। यह सबसे मीठा भी होता है फ्रुक्टोज। ग्लूकोज ग्लैक्टोज यह लैक्टोज का पाचन करता है। ग्लैक्टोज क्या करता है? यह लैक्टोज का पाचन करता है। ग्लूकोज क्या करता है? यह लैक्टोज का पाचन करता है। ग्लूकोज क्या करता है? किसका पाचन करता है? तो लैक्टोज का पाचन करता है। सुक्रोज इसे टेबल शुगर भी कहा जाता है। सुक्रोज को क्या कहते हैं? टेबल शुगर भी कहते हैं। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज दोनों से मिलकर बना होता है। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? सुक्रोज में क्या रहता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। सुक्रोज में क्या रहता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों रहता है, इसलिए इसे टेबल शुगर कहते हैं। टेबल शुगर कहते हैं। यह गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? गन्ना तथा चुकंदर में पाया जाता है। टेबल शुगर खाने में इस्तेमाल किया जाता है। टेबल शुगर किस में इस्तेमाल किया जाता है? तो खाने में इस्तेमाल किया जाता है। टेबल शुगर कहाँ खाने में इस्तेमाल किया जाता है? लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज में क्या होते हैं? ग्लूकोज और ग्लैक्टोज होते हैं। यह दूध से प्राप्त होता है। लैक्टोज किससे प्राप्त होता है? लैक्टोज दूध से प्राप्त होता है। मल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज यह 2 यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। जो मल्टोज होता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मल्टोज, यह 2 यूनिट ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, इसलिए इसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। यह कार्बन में सबसे ज़्यादा एनर्जी देता है। कार्बस में एनर्जी ज़्यादा देता है। यह सूखे फलों में पाया जाता है। मल्टोज बादाम, काजू, किशमिश इत्यादि में मल्टोज पाया जाता है। स्टार्चमंड यह चावल या आलू में पाया जाता है। स्टार्चमंड कहाँ पाया जाता है? यह चावल या आलू में पाया जाता है। स्टार्च टाइलिन मल्टोज है ना, ग्लूकोज। स्टार्च का पाचन टाइलिन एंजाइम करता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम करता है। स्टार्च का पाचन कौन करता है? टाइलिन एंजाइम, जो कि लार में पाया जाता है। इसका पूर्णतः पाचन मुख गुहा में ही होता है। टाइलिन लार में पाया जाता है। तो स्टार्च का पाचन किस में होता है? कौन करता है? तो टाइलिन एंजाइम करता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है। स्टार्च को छोड़कर सभी बाकी जैसे मल्टोज, लैक्टोज सभी का पाचन एमाइलोज एंजाइम करता है। स्टार्च को छोड़कर जितने भी हैं मल्टोज, लैक्टोज सभी का पाचन एमाइलोज एंजाइम करता है। इस सभी का पाचन छोटी आंत में होता है। एमाइलोज अग्नाशय रस में पाया जाता है। एमाइलोज कहाँ पाया जाता है? अग्नाशय रस में पाया जाता है। सेलुलोज यह पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज जो है कहाँ पाया जाता है? सेलुलोज यह पौधों में पाया जाता है। सेलुलोज कहाँ पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। यह पौधे को कठोर करने का कार्य करता है। पौधे को कठोर करने का कार्य कौन करता है? सेलुलोज करता है। इसका पाचन मानव शरीर में नहीं होता है। सेलुलोज का पाचन मानव शरीर में होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है।
सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ओट्स में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में पाए जाते हैं? ओट्स में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ओट्स में पाए जाते हैं। जई का दलिया में भी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। जई का दलिया भी कार्बोहाइड्रेट का अच्छा स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से शरीर की कार्य क्षमता कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी से क्या होती है? शरीर की कार्य क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। शरीर की कार्य क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी कमी से? तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से। प्रोटीन्स, देखिए प्रोटीन्स, इन्हें शरीर का निर्माण विकसित करने वाले पदार्थ कहते हैं। शरीर का निर्माण या शरीर को विकसित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रोटीन्स कहलाते हैं। प्रोटीन्स को शरीर का निर्माण करने वाला या विकसित करने वाला पदार्थ कहा जाता है। 20 मनुष्य शरीर में एमिनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 एमिनो एसिड होते हैं जो प्रोटोन और प्रोटीन्स। प्रोटोन को किस प्रोटीन प्रोटीन की खोज किसने की? तो मूलर ने। प्रोटीन्स की खोज किसने की है? मूलर ने की है। प्रोटीन को नाम किसने दिया है? बर्जीलियस ने दिया है। प्रोटीन की खोज किसने की है? मूलर ने की है। प्रोटीन की खोज किसने की है? मूलर ने की है। प्रोटीन को नाम किसने दिया है? बर्जीलियस ने दिया है। सर्पिलाकार संरचना पाउली। सर्पिलाकार संरचना की खोज किसने की है? पाउलिंग ने की है। दूध में क्या? केसिन प्रोटीन, अस्थि ओशिन प्रोटीन, है ना। दूध में केसिन क्या पाया जाता है? केसिन जो प्रोटीन है। अस्थि में ओशिन, ये भी क्या है? प्रोटीन। रक्त ग्लोबुलिन प्रोटीन, दाल में प्रोलीमिन्स प्रोटीन, अंडा अल्ब्यूमिन प्रोटीन और गेहूं ग्लूटीन प्रोटीन। गेहूं में ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है। क्रेटिन सर्टिन ए अल्फा बाल तथा नाखून, बीटा, है ना। अल्फा जो है क्रेटिन बाल तथा नाखून के लिए, और बीटा मकड़ी का जाल। क्रेटिन मकड़ी का जाल, है ना। ए बीटा क्रेटिन सर्टिन क्रेटिन क्रेटिन यही है। क्रेटिन इसमें अल्फा और बीटा दो भागों में, बाल तथा नाखून अल्फा क्रेटिन से होते हैं, मकड़ी का जाल बीटा क्रेटिन से होता है। ठीक है। अल्फा क्रेटिन से बाल तथा नाखून और इससे मकड़ी का जाल क्रेटिन होते हैं। अमाउंट 60 ग्राम प्रतिदिन। अमाउंट कितना क्रेटिन होता है? 60 ग्राम प्रतिदिन। 60 ग्राम प्रतिदिन। एनर्जी 4.1 कैल्स बराबर 1 ग्राम। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन तथा मशरूम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन तथा मशरूम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन तथा मशरूम में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन तथा मशरूम में पाया जाता है। अमाउंट 60 ग्राम प्रति डे। अमाउंट एनर्जी 4.1 कैल्स प्रति ग्राम। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन तथा मशरूम में पाया जाता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सोयाबीन तथा मशरूम में पाया जाता है। प्रोटीन्स एनर्जी मल्टीट्रिशन यह है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। प्रोटीन्स एनर्जी ओनली प्रोटीन एनर्जी, प्रोटीन प्लस एनर्जी, है ना, माइनस
ओनली प्रोटीन्स कमी। एज 1.5 ईयर्स और मोर है इसका एज प्रोटीन्स, है ना। 1.5 ईयर्स इस तरह से इसका दिया हुआ है। प्रोटीन्स प्लस एनर्जी एज है 1.5 ईयर्स और मोर, है ना। और एज 1.5 ईयर और लेस, इससे कम, ठीक है। बीमारी से क्वासियोरकर, क्वासी की कमी से क्या होती है, क्वासियोरकर बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वासियोरकर बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वासियोरकर बीमारी होती है। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, क्वासियोरकर बीमारी होती है। और बीमारी मारास्मस, मारास्मस भी बीमारी है ना। शारीरिक तथा मानसिक विकास इसके जो कमी से होता है, ओनली प्रोटीन की कमी से, है ना। शरीर का पतला होना, शरीर का क्या हो जाना, पतला होना। एनीमिया की बीमारी, एनीमिया बालों का की समस्या जो है, प्रोटीन्स, एनीमिया ब्लड की बीमारी है। एनीमिया तो ब्लड की कमी से होता है ना। पतला शरीर। पीटी एडेमा, शरीर नीला पड़ना, पेट बाहर निकलना, है ना। कमजोरी ज़्यादा होना प्रोटीन्स की कमी से होता है। थैंक यू फॉर बाय बाय। भूख न लगना प्रोटीन की कमी से, हेयरलेस और बालों की समस्या किसी कमी से होती है, तो प्रोटीन की कमी से होती है। बालों की समस्या हो गया। प्रोटीन्स स्टोर, प्रोटीन्स हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, इसकी डायरेक्ट सप्लाई होती है। जो प्रोटीन है हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती, इसका जो है डायरेक्ट सप्लाई होता है। थैंक यू फॉर बाय।